नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आम के बाग से अधिक फल उत्पादन लेने के उपाय। कड़कनाथ मुर्गी पालन है अच्छी आय का जरिया। आम के बाग से अधिक फल उत्पादन वही किसान ले पाते हैं जो बागों की देखरेख का विशेष ध्यान रखते हैं। और अब आम के बागों में बौर आने का समय है। देखा गया है कि बौर और फल आते समय आम के बाग में कीट रोग का प्रकोप अधिक होता है। तो किसान भाइयों, आम के बाग में सिंचाई और कीट रोगों की पहचान करके नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी जिला भोपाल के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर RK जायसवाल। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय आम में, जो कि फलों की राजा भी हम कहते हैं, बहुत अच्छी इस साल फूल आ रहे हैं, या कई में पहले आ चुके हैं और कई में अभी बाद में आ रहे हैं, और कुछ अभी बचे हैं ऐसी जातियाँ जिनमें अभी आना शेष है। कि बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे आम में फूल देखते हैं और अपने खेत में या बगीचे में या जहाँ आम का वृक्ष लगा हुआ है वहाँ पानी लगाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब फूल आ रहे हों या जब फूल पूर्ण रूप से आ चुके हों तब हमको सिंचाई बिल्कुल अभी नहीं करना है। यह बात विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। सिंचाई कब करनी है? सिंचाई करने का जो सही समय है आम में, आप देखेंगे कि मैंने कहा कि 50 से लेकर 250 तक जो हर्मोफ्लाइट फ्लावर्स हैं जिससे नर मादा दोनों होते हैं, और छोटी सी कैरी उसमें लगी हुई आपको दिखाई देती है। और ये जब कैरी बढ़ती है तो ये जो है सरसों या राई के दाने के आकार की हो जाती है, और उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद जो है ये मटर के आकार की हो जाती है। तब हमको सिंचाई करना चाहिए जिससे ये जो लगे हुए फल हैं छोटे 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 छोटे, ये ना गिरे। फलों का राजा आम की बात करें तो इस समय आम के बागों में मौसम के उतार चढ़ाव के कारण बाग में कीट रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। तो आप समय रहते पहचान करके इनका नियंत्रण कैसे करें? दूसरी बात यह है कि इसमें जो प्रमुख कीड़ा जो है, जिसको आप सभी फुदका या मैंगो हॉपर के नाम से हम सभी जानते हैं, जब हम आम के वृक्ष के पास में जाते हैं तो उससे तने से हमको जो है काले रंग का फुदका उड़ता हुआ दिखाई देता है, और कई बार अपने आँख तक में भी आ जाता है वो। तो यदि इसकी संख्या यदि आपको ज़्यादा दिख रही है बगीचे में तो इनका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है ताकि इनकी संख्या न बढ़े। ये फुदके ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ने के बाद जो है ये जो हमारे पुष्पगुच्छ हैं या पत्तियां हैं वहाँ पर बैठ के रस को चूसेंगे, और जिसके कारण से उसमें सूखने की समस्या उसकी बढ़ सकती है। तो हमको ये मैंगो हॉपर का नियंत्रण इस समय करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए तने पे जो बैठी हुई फुदके के जो कीट हैं उसको नियंत्रण करने के लिए जो है क्लोरीपाइरीफास नाम की जो रसायन आता है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मान से घोल बनाकर हम इसको छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हम आगे जो हमारे ऊपर जो पुष्पगुच्छ में जो फल बन रहे हैं उनको हम नुकसान से बचा सकते हैं।
आम के पेड़ों में लगने वाला एक रोग है आम का गुच्छा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोनों के असंतुलन से होता है। गुच्छा रोग से ग्रसित आम के पेड़ में पत्तियां और फूलों में अनियमित वृद्धि हो जाती है, जिससे एक ही स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं और बौर के फूल गुच्छों में हो जाते हैं। तने की गांठों के बीच का अंतराल अत्यधिक कम हो जाता है और बाद में ये गुच्छा नीचे की ओर झुक जाता है तो बंची टॉप जैसा दिखाई देता है। इसके कारण बौर गिर जाते हैं और फल का निर्माण नहीं हो पाता। उत्पादन में भी भारी गिरावट आती है। किसान भाइयों, तो आम बाग में गुच्छा रोग की रोकथाम के लिए प्रारंभिक अवस्था जनवरी-फरवरी माह में ही रोग ग्रसित टहनिया या बौर को 30 से 40 सेंटीमीटर नीचे से काट दें और अधिक प्रकोप होने पर NAA 200 ppm वृद्धि हार्मोन की 900 मिलीमीटर मात्रा का 200 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए या 4 मिलीलीटर प्लानोफिक्स की मात्रा को 9 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फरवरी और मार्च के महीने में छिड़काव करें। और ज़मीन का तापमान कम होने की वजह से और आर्द्रता बढ़ने की वजह से इसमें जो है भभूतिया बीमारी आ जाता है। और ये भभूतिया बीमारी के आने से आप देखेंगे कि पुष्पगुच्छ के सफ़ेद सफ़ेद रंग के पाउडर जैसा जमना शुरू हो जाता है और यह नर को तो प्रभावित करता ही करता है, साथ में जो हमारे हर्मोफ्लाइड या जो मादा पुष्प लगे हुए हैं उनको भी प्रभावित करता है। वो भी छोटे छोटे दाने जो हैं वो सूख जाते हैं और कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो आम का जो पुष्पगुच्छ है वो बिल्कुल का बिल्कुल जो है सभी उसके छोटी छोटी कैरियाँ सूख जाती है और खाली हो जाता है। कोई भी फफूंदीनाशी का हम प्रयोग कर सकते हैं या जो है हम सल्फर का भी, गंधक के चूर्ण का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं ताकि वो जो पाउडरी मिल्ड्यू की जो तीव्रता है वो बढ़नी, क्योंकि आ तो चुका है, अब उसकी तीव्रता को कम करने के लिए गंधक के चूर्ण का हम भुरकाव कर सकते हैं। और आजकल जो है गंधक के चूर्ण का जो है सल्फर का लिक्विड भी आ गया है, तो इसकी अगर हम एक बार छिड़काव कर सकते हैं तो जो छोटे छोटे जो फल बन रहे हैं तो उसको हम झड़ने से या सूखने से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विदिशा में बोरवेल में गिरे लोकेश की नहीं बच सकी जान। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। कल से चलाया जा रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन। बोरवेल खुला छोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम ने सभी कलेक्टरों को कार्रवाई के दिए निर्देश। खुले बोरवेल को जल्द से जल्द बंद करवाने के आदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा में गूंजा पुरानी पेंशन का मुद्दा। सज्जन सिंह वर्मा ने प्रश्नकाल में उठाया मुद्दा। विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। में शराब दुकान के में मैनेजर ने की कर्मचारी की पिटाई। पैसे गबन करने का आरोप लगाकर की पिटाई। वीडियो हो रहा वायरल। भोपाल में केके मिश्रा की लाइसेंसी रिवॉल्वर गायब। थाने में दर्ज कराई शिकायत। जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में ऑटो में हुई महिला की डिलीवरी। स्ट्रेचर के लिए अस्पताल में भटकते रहे परिजन। फिलहाल महिला और नवजात दोनों स्वस्थ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अंडे और मांस की बढ़ती मांग को देखते हुए मुर्गी पालन अच्छी कमाई वाला रोजगार का साधन बनता जा रहा है और घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है। इसमें आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें कड़कनाथ मुर्गियों का पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल।
किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कड़कनाथ, जो कि वर्तमान में प्रसिद्धियों की बुलंदियों को छू रही है। ये मुर्गी की एक ऐसी प्रजाति है जो कि बहुत ही गुणकारी है और इस प्रजाति के पालन से कई किसान भाई बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को भी इसके सेवन से बहुत फायदा प्राप्त हो रहा है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय में मुनाफा भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गे की करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम नस्ल है। इसका दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा तक होता है। चटक काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और इसकी मीट का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस मुर्गी की जो उपलब्धता है वो ये झाबुआ, मध्य प्रदेश के झाबुआ प्रदेश में ये मुर्गी मुख्य रूप से पाई जाती है और झाबुआ के आदिवासियों द्वारा इसका पालन मुख्य रूप से किया जाता है। इस मुर्गी को काला मासी के नाम से भी जाना जाता है। काला मासी क्यों? क्योंकि इसके जो मांस है उसका रंग काला होता है। ये एक इसकी विशेष पहचान है और इसकी विशेषता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी की ये खास नस्ल पाई जाती है जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में इसमें होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और अमीनो एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका खून, हड्डियां और पूरा शरीर काला होता है। ये दूसरी मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इस मुर्गी को बैकयार्ड में भी पाला जा सकता है। बैकयार्ड फार्मिंग के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मुर्गी है क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है और प्रतिकूल वातावरण को सहने की क्षमता। इन सभी विशेषताओं के कारण सरकार द्वारा भी कड़कनाथ के पालन को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें जो मृत्यु दर है वो इसके चूजे के प्रारंभिक 15 दिनों में ही ज़्यादा होती है, उसके बाद इसमें मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, जब कभी आप कड़कनाथ मुर्गी का पालन प्रारंभ करें तो शुरू के 15 दिन में इसका विशेष ध्यान रखें और अगर संभव हो तो आप 15 दिन से लेकर 28 दिन तक के चूजे को ही खरीदें। उससे जो इसकी मृत्यु की जो संभावित उम्र है वो निकल जाएगी और उसके बाद आपको इसकी मृत्यु या इसकी बीमारियों के लिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसको घर के आंगन या लकड़ी का शीट बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गी के लिए लगभग 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गी के खान पान में कुछ ज्यादा खर्च नहीं आता। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा चढ़ी बड़े चाव से खाते हैं। आपको इसके लिए दाने में जो कुछ बातों का ध्यान रखना है, उनमें 50% मक्का, 30% सोयाबीन की खली, 10% चावल की चूरी और 10% मछली का चूरा और 2 से 3% मिनरल मिक्सचर और विटामिन मिक्सचर का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार आप बहुत कम लागत में भी अच्छा दाना तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ टीकों का भी इस्तेमाल, जिसमें विशेष रूप से रानीखेत का टीका है। करीब 7 दिन की उम्र में इसमें रानीखेत का B1 या F1 स्ट्रेन लगाना चाहिए। उसके बाद 21 दिन की उम्र में लासोटा नामक रानीखेत का स्ट्रेन पीने के पानी में मिलाकर देना चाहिए। उसके उपरांत प्रति 2 माह की उम्र के अंतराल पर आप रानीखेत बीमारी के लिए लासोटा नामक स्ट्रेन पानी में मिलाकर दीजिए, जिससे कि इसमें ये बीमारी नहीं आएगी। कड़कनाथ में सामान्यतः अन्य बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। कड़कनाथ 3 से 4 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं और करीब 5 माह में 2.5 किलो के हो जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को तैयार करने में करीब 200 रुपये का खर्च आता है और ये बाजार में 600 से 900 रुपये प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जिले के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं।
इसके अलावा राज्यों के पशुपालन विभाग में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गी झाबुआ के शासकीय पोल्ट्री फार्म में उपलब्ध है। उसके साथ में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के पोल्ट्री फार्म में भी ये मुर्गी उपलब्ध है। इसके अलावा इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित रीवा वेटनरी कॉलेज और महू वेटनरी कॉलेज में भी ये मुर्गी उपलब्ध है। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से कड़कनाथ नस्ल से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। विदिशा में बोरवेल में गिरे लोकेश की नहीं बच सकी जान। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। कल से चलाया जा रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन। बोरवेल खुला छोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम ने सभी कलेक्टरों को कार्रवाई के दिए निर्देश। खुले बोरवेल को जल्द से जल्द बंद करवाने के आदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा में गूंजा पुरानी पेंशन का मुद्दा। सज्जन सिंह वर्मा ने प्रश्नकाल में उठाया मुद्दा। विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। में शराब दुकान के में मैनेजर ने की कर्मचारी की पिटाई। पैसे गबन करने का आरोप लगाकर की पिटाई। वीडियो हो रहा वायरल। भोपाल में के मिश्रा की लाइसेंसी रिवॉल्वर गायब। थाने में दर्ज कराई शिकायत। जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में ऑटो में हुई महिला की डिलीवरी। स्ट्रेचर के लिए अस्पताल में भटकते रहे परिजन। फिलहाल महिला और नवजात दोनों स्वस्थ। ग्वालियर में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारतीय मौसम विज्ञान पृथ्वी मंत्रालय, भारत सरकार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा, जिला नर्मदापुरम को मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी दिनों में घने बादल रहने और गरज के साथ बिजली और तेज हवा के साथ बारिश होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 27 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा लगभग 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर जिला नर्मदापुरम और इससे लगे हुए आसपास के जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में बिजाती पौधों को निकालकर अलग करें। गेहूं की फसल में नियमित सिंचाई करते रहें। चने की फसल में इल्ली और माहू का प्रकोप देखा जा रहा है। इमामेक्टिन बेंजोएट दवा की 5 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इन दोनों कीटों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इसके अलावा चने की फसल में टी आकार की खूंटियां भी लगा देना चाहिए। समय से बोई गई सरसों की फसल में 75% फलियां पीली पड़ने पर सरसों की कटाई करें। शरदकालीन गन्ना की फसल में निदाई गुड़ाई करते हुए इस समय सिंचाई करने के बाद नत्रजन की पहली मात्रा का प्रयोग करें। गन्ने की फसल में रोग और कीटों की रोकथाम हेतु निरंतर निगरानी बनाए रखें।
आम में मिलीबग कीट की रोकथाम के लिए आम के तने पर ग्रीस का प्रयोग करें। इसके अलावा फॉलीडॉल 250 ग्राम पौधे की दर से मिट्टी में उपयोग करें। अमरूद के बाग में इस समय निदाई गुड़ाई करना जरूरी होता है। इसके साथ ही साथ अमरूद के बाग में समय समय पर सिंचाई का प्रयोग करें। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य व दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक, 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु के हिसाब से देना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपने पशुओं को छायादार स्थान पर रखें। पशुशाला में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहें। किसानों को सलाह दी जाती है कि पशुओं के शेड में साफ सफाई की व्यवस्था रखें। इसके अलावा अपने दुधारू पशुओं के लिए साफ पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई पीपीआर रोग की रोकथाम के लिए बकरियों में पीपीआर रोग का टीका लगवाएं। मुर्गीशाला की बिछाली गीले होने पर समय समय पर पलट दें। इसके अलावा बिछाली को सुखाने के लिए चूने का प्रयोग भी किया जा सकता है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम डोंगरी, जिला श्योपुर के कृषक किशन रावत ने। ये जौ और गेहूं की फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो किशन रावत जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। गेहूं और जौ दोनों ही महत्वपूर्ण फसलें हैं, चारे और दाने दोनों के हिसाब से। तो जैसा कि अभी जब तक फसल तैयार नहीं होती है उस टाइम विशेष ये ध्यान रखना है कि हमारे को जो सिंचाई है, जैसे हल्की भूमि में 10 दिन के अंतराल 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करके उसका विशेष ध्यान रखें कि हम लोग उसको 15 की जगह 10 पे भी लाए। और सिंचाई उतनी है लेकिन उसके जो हमारा 5 से 6 घंटा चलाते हैं उसको 3 घंटे चला के 2.5 से 3 घंटे, तो फसल को अच्छी तरह से पानी की पूर्ति होगी और फसल अच्छी होगी। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई जल की उपलब्धता, मिट्टी की किस्म और मौसम पर निर्भर करती है। जहां तक गेहूं के पौधों के जीवन चक्र की बात है तो हमारे जिन किसान भाइयों ने समय से गेहूं की बुआई कर दी थी उन्हें फसल में 6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है, जो इस प्रकार से है। पहली, मुख्य जड़ बनते समय यानी 20 से 25 दिन पर सिंचाई करें। दूसरी, कल्लों के विकास के समय यानी 40 से 45 दिन पर सिंचाई करें। तीसरी, तने में गांठ पड़ते समय यानी 65 से 70 दिन पर सिंचाई करें। चौथी सिंचाई फूल आते समय करें, जो कि 90 से 95 दिन के भीतर की जानी चाहिए। पांचवी, दानों में दूध पड़ते समय यानी 105 से 110 दिन पर सिंचाई करें। छठी, दाना सख्त होते समय यानी 120 से 125 दिन पर सिंचाई करें। और सिंचाई करने से पहले मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर या आपको वर्षा होने की संभावना लगे तो आप फसल में सिंचाई न करें, क्योंकि अगर आपने फसल में सिंचाई कर दी और बारिश हो गई तो जल भराव के कारण फसल के बर्बाद होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यदि बाद में जैसे फरवरी बाद में टेम्परेचर बढ़ता है तो उस टाइम में भी इस प्रकार से हम यदि सिंचाई देंगे तो निश्चित रूप से जब फसल पकाई की अवस्था में आएगी या दाना बनेगा उस टाइम में हम सिंचाई में कहीं कोई कमी नहीं हो। और उस टाइम में यदि दाना बढ़ते समय गेहूं और जौ की फसल में सिंचाई करते हैं तो उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी होती है और दाने की जो क्वालिटी है, दाने की क्वालिटी और चारे की क्वालिटी दोनों में ही जो है उनकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी प्राप्त होगी, जिससे किसान भाइयों को आर्थिक रूप से अच्छा फायदा होगा। गेहूं की फसल में और जौ की फसल में जैसे ही सर्दी पूरी होती है, तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, उस टाइम में दीमक की थोड़ी समस्या आती है और हल्की ज़मीन में थोड़ी सी ज़्यादा समस्या आती है। दीमक से जो समस्या आती है, पौधे खत्म होते हैं, जिससे उत्पादन पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। गुणवत्ता भी जो है अच्छी नहीं प्राप्त होती है, चारे की और दाने की दोनों की, दाना छोटा रह जाता है, जिससे फसल में काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति, ऐसी जो समस्या से निजात पाने के लिए या ऐसी समस्या से फसल को बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को पहले से ही ध्यान रखना होगा कि यदि टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसी परिस्थिति बनती है, उस समय हमारे किसान भाई
दीमक के जो रोकथाम के लिए लगभग 4 लीटर जो क्लोरोपाइरीफास दवा है उसको बजरी या मिट्टी में मिला के अच्छी तरह से और खेत में बिखेर के फिर पानी सिंचाई करें, जिससे कि दीमक से जो नुकसान होने वाला है उससे बचा जा सकता है। यदि इस प्रकार की दवा हमारे किसान भाई उपयोग करेंगे तो हल्की ज़मीन में इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये इस प्रकार से दीमक का भी प्रबंधन करना, सिंचाई के साथ साथ में दीमक का प्रबंधन करना जरूरी है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सैनिक कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। इस कीट का लार्वा भूमि की सतह से पौधे के तने को काटता है। ये दिन में छुपे रहते हैं और रात होने पर निकलकर सबसे पहले पौधों की पत्तियों को बीच में से खाकर छिद्र कर देती हैं। उसके बाद धीरे धीरे तने का रस चूसकर उसे खाकर खोखला कर देती हैं, जिस कारण फसल सूखना प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप इस कीट की रोकथाम के लिए क्लोरांट्रा नीलीप्रोल 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पालेंगे। किसान भाइयों, पीला रतुआ के लक्षण पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग की धारी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे पूरी पत्तियों को पीला कर देती है। पत्तियों पर पाउडर जमा होने के कारण पत्तियों की भोजन बनाने की क्षमता बेहद प्रभावित होती है, जिस कारण पत्तियां सूखने भी लगती है, जिससे फसल में मिलने वाला उत्पादन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। किसान भाइयों, इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही 200 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल 25 EC प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। रोग के प्रकोप और फैलाव को देखते हुए दूसरा छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोबारा कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पालेंगे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज